नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोविकेशन हब के अंदर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है BQ24196। ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, इसका हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना चुके हैं पहले से, जिसमें कम्प्लीटली बताया गया है कि कैसे कैसे हमारा BQ24196 जो आईसी है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज एक मॉडल और लेते हैं इसी सीरीज में। Oppo A51F मॉडल है, तो Oppo A51F मॉडल है, उसका हम लोग चार्जिंग सेक्शन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। एंड इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर Oppo A51F मॉडल है, ब्लॉक डायग्राम ओपन हुआ है, लेआउट है और स्कीमेटिक है। मतलब कि इसका जो बिटमैप है, बिटमैप यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अगर बिटमैप नहीं दिया गया है तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। देखिए, स्कीमेटिक जो है, स्कीमेटिक आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना समझ में आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हैं स्कीमेटिक, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेआउट नहीं दिया गया है, तो विदाउट लेआउट आप रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे कि इस मॉडल को कैसे रिपेयर करना है। तो बिटमैप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्कीमेटिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है तो यहाँ से स्कीमेटिक ओपन हो गया और यहाँ से हम लोग लेआउट ओपन कर लेते हैं। लेआउट में हमें पता चलेगा कि बोर्ड जो है वो इस टाइप का है और यहाँ पर ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। बिटमैप की तरह ही होगा एक तरीके से, बट बिटमैप में हम लोग का ट्रेसिंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेआउट ओपन हो गया है। अभी लेआउट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आईसीज लगी हुई है, सबके नाम लिखे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं सबके यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको B2B कनेक्टर को ढूंढना होता है। B2B कनेक्टर से ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो कनेक्टर आपको शो कर रहे हैं, CN3302 और CN3404। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कनेक्टर है, इन कनेक्टर को स्कीमेटिक के अंदर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए CN3302 को मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर स्कीमेटिक में आता हूँ और यहाँ पर सर्च करना है CN3302। तो यहाँ से सर्च करते हैं CN3302, सॉरी यहाँ पर डॉट लग गया है बीच में, CN3302। यहाँ से सर्च किया तो यहाँ पर देखिए सब बोर्ड कनेक्टर लिखा हुआ है। सब बोर्ड कनेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि यही हमारा B2B कनेक्टर है और इसी B2B कनेक्टर पर हमें VBus का लाइन फॉलो करना है। अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हर एक मॉडल में VBus का लाइन नहीं मिलता है, किसी में वी चार्ज लिखा हुआ मिलता है, किसी में USB लिखा हुआ मिलता है, किसी में USB इन लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पर अलग अलग नाम लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले B2B कनेक्टर पर USB वी चार्ज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर VBus नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से फॉलो करना है इसको, तो इसको फॉलो करेंगे और ये USB वी चार्ज जो है इसके अंदर 5 वोल्टेज आएगा। तो आपको चेक करना हो कि 5 वोल्टेज आया है या नहीं आया मदरबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे सर्च कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं कॉपी किया और नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट किया, अभी देखिए यहीं पर ही है। इसके बाद में क्या मिला हमें, USB वी चार्ज पर एक TP पॉइंट मिला, मतलब कि एक टेस्टिंग पॉइंट मिला। देखिए, इसके साथ साथ में हम लोग एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम टाइप का बनाते चलेंगे जिससे आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर सब बोर्ड। अभी सब बोर्ड में हमें मिला USB वी चार्ज, ठीक है, USB वी चार्ज। अभी यहां पर एक मिला हमें TP पॉइंट। तो ये वाला जो TP पॉइंट है, इस TP पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज यहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप जब भी टेस्ट करेंगे तो यहां पर देखना 5 वोल्टेज आएगा, बट आपका चार्ज कनेक्टेड होना चाहिए। अगर चार्ज लगा हुआ होगा तो 5 वोल्टेज यहां पर शो करेगा। तो यहां तक हम लोग आ गए। अभी यहां पर देखिए USB वी चार्ज लिखा हुआ, तो यहां पर देखो TP 1.0 लिखा है, TP 1.0, या फिर यहां पर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में नंबर लिखे हुए हैं। इस वाली लाइन को फॉलो करते हैं तो यहां पर देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट है ये TP3510,
TP3510। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं TP3510 कहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको लेआउट में आना है, लेआउट में आने के बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था TP3510। तो यहाँ पर आपको लेआउट के अंदर देखना है TP3510, यहाँ पर लिखा हुआ है TP3510। तो ये वाला जो टेस्टिंग पॉइंट है, इस टेस्टिंग पॉइंट पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक वोल्टेज आ रहा है, तो हमें आगे रिपेयर करना पड़ेगा इसके बाद में। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है TP3510, तो आपको लेआउट से भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है या फिर टेस्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें ये टेस्टिंग पॉइंट मिला। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर लगा हुआ है V3510, ये जो है मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप V3510 लेआउट में देख सकते हैं कहाँ पर है V3510, यहाँ पर सर्च करते हैं। V3501 V3501, ये देखिए यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है। इस वाले मॉसफेट को आपको चेक करना है। यहाँ पर इस मॉसफेट में 5 वोल्टेज ही इनपुट होगा और 5 वोल्टेज ही आउटपुट होगा, बट किस तरह से आउटपुट होगा ये चीज़ समझने के लिए आपको स्कीमेटिक में आना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर स्कीमेटिक में देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। ये मॉसफेट जो है पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपको डाउट है कि पी चैनल या एन चैनल मॉसफेट कौन सा होता है, उनका वर्क कैसे है, या फिर आपको प्रॉपरली चीज़ें रिपेयर करना है, जैसे होता है कि हम लोग रिपेयर कर पा रहे हैं पर कंफ्यूज है कि कैसे रिपेयर हुआ, अगर ऐसे डाउट है या फिर आपको स्कीमेटिक में कुछ डाउट है या फिर कंपोनेंट में कुछ भी डाउट है, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर बात कर लीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मॉसफेट लगा हुआ है। अब ये पी चैनल मॉसफेट है, तो पी चैनल मॉसफेट में आप देखेंगे तो यहाँ से जो गेट है, गेट को ओपन करने के लिए ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से ये इनपुट हुआ 5 वोल्टेज और यहाँ से 5 वोल्टेज आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ से इनपुट भी 5 वोल्टेज हुआ और 5 वोल्टेज ही आउटपुट होगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद में हमें क्या मिला, यहाँ पर एक मॉसफेट मिला। ठीक है, मॉसफेट के लिए ये मॉसफेट मिला। अभी मॉसफेट का जो गेट है, गेट का क्या है, एक रजिस्टर लगाकर ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है इसको। अब इसके बाद में आगे जब चलते हैं तो आगे आने के बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक डायोड लगा हुआ है, एक OVP IC लगा हुआ है। तो इसके बाद में आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है और इसके बाद में OVP IC है। अभी देखिए OVP IC होती है, OVP IC में क्या होता है कि 5 वोल्टेज ही इनपुट होता है और 5 वोल्टेज ही आउटपुट होता है। अगर OVP IC वर्क नहीं कर रही है तो आपको रीजन समझना पड़ेगा कि क्यों वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे OVP IC है, इस OVP IC में देखिए 3 पिन के ऊपर इनपुट हुआ वोल्टेज, यहाँ पर 3 पिन के ऊपर इनपुट हुआ वोल्टेज। अभी 3 पिन के ऊपर इनपुट हुआ तो इन 3 पिन से वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। अगर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा हो तो आपको यहाँ पर देखिए एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, बट डिवाइडर सर्किट में इन लोगों ने क्या किया गया है, यहाँ पर ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर NC छोड़ दिया गया है। मतलब कि इस रजिस्टर को डायरेक्ट ही ग्राउंड से कनेक्ट कर कर इन्होंने गेट को ओपन किया है, इसको मतलब कि OVP IC को इनेबल दिया गया है जिससे कि आउटपुट हो। अगर ये रजिस्टर आपका खराब होता है, यहाँ पर R3520, अगर ये रजिस्टर खराब मिलता है तो आप यहाँ पर इस रजिस्टर को हटाकर जंपर कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर जंपर भी इसको कर देंगे तो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होने लग जाएगा। फिर भी अगर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये IC में फॉल्ट है। अगर IC में फॉल्ट है तो IC को क्या करना है, आपको या तो रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप IC को रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्ट।
अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते या फिर हो सकता है कि आईसी नहीं मिल रहा हो मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हैं, इन 3 पिनों में से इन 3 पिनों पर जंपर कर दो कैसे भी, मतलब कि किसी भी एक पिन को आपस में टच कर दो, यहां से B3 को A2 से टच कर दो और आईसी को रिमूव करने के बाद में, तो इसके बाद में 5 वोल्टेज आगे आउटपुट होगा। अगर 5 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है आगे, तो इसका मतलब OVP आईसी अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी वर्क करेगा। तो आपके पास में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर OVP आईसी है तो आप लगा सकते हैं, OVP आईसी नहीं है तो इस वाली आईसी को आप बाईपास कर सकते हैं। बाईपास के लिए आईसी को हटाना, यहाँ से यहाँ पर एक जंपर लगाना बस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेआउट के अंदर कि ये आईसी कहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए U3501 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है U3501, U3501। यहाँ से देखिए U3501 जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आईसी लगा हुआ आ गया। ये जो आईसी है, ये आईसी हमारा OVP आईसी लगा हुआ है। तो OVP आईसी को अगर आप बाईपास करना चाहते हैं, आपके पास में OVP आईसी खराब है बट यहाँ पर नई OVP आईसी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, OVP आईसी को हटा दीजिए और इनपुट से आउटपुट के ऊपर एक जंपर कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो OVP आईसी तक हम लोग आ गए। यहाँ पर OVP आईसी से क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा। अभी OVP आईसी से वोल्टेज आउटपुट हुआ, अभी आउटपुट होने के बाद में वोल्टेज आएगा जो हमारा BQ आईसी पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर OVP आईसी पर जैसे ही वोल्टेज आउटपुट होता है तो आउटपुट होने के बाद में BQ आईसी पर आता है। तो यहाँ पर देखिए BQ आईसी के ऊपर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से सॉरी नेक्स्ट, यहाँ से देखिए नाम चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर USB V चार्ज था, OVP आईसी के बाद में आने के बाद में यहाँ पर V चार्ज इन हो गया नाम। अगर V चार्ज इन हो गया नाम तो आपको क्या फॉलो करना है, V चार्ज इन को फॉलो करना है। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए ये एक आईसी के ऊपर लेकर आया है जिसका U2102 आईसी है। अभी यहाँ पर आप आईसी के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है BQ24196। अगर BQ24196 है जो कि हमारा चार्जिंग आईसी होता है, जिसे DC टू DC आईसी भी बोलते हैं, तो ये वाला आईसी है। इस आईसी का क्या कंसेप्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज का, तो वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाया गया है कि ये आईसी कैसे कैसे वोल्टेज आउटपुट करेगी। तो आप अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज इनपुट होता है। वोल्टेज इनपुट किस पर होता है, 1 और 24 नंबर पिन पर। तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर 24 पिन का ये डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 एंड 24 नंबर पिन पर V बस आता है। इसका नाम क्या हो गया, V बस, ठीक है। V बस आता है 1 और 24 नंबर पिन के ऊपर। अभी 1 और 24 नंबर पिन पर V बस आ रहा है, तो हमें चेक जो करना है कि आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हुआ या नहीं हुआ, तो 23 नंबर पिन के ऊपर चेक करना है, इस वाली आईसी में ओनली। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 23 नंबर पिन पर। 23 नंबर पिन पर PMID लिखा हुआ होगा और वहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर PMID लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब समझ जाओ कि आईसी के अंदर वोल्टेज आ चुका है। तो आप 1 क्लिक में अगर चेक करना चाहते हैं कि वोल्टेज आईसी तक आया या नहीं आया, या फिर हमारा OVP आईसी ओके है, सब बोर्ड ओके है, फ्लेक्स ओके है, तो सीधा PMID जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे PMID कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा PMID, देखो यहाँ पर PMID लिखा हुआ है। तो इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको क्या चेक करना है, 5 वोल्टेज चेक करना है। अभी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर को देखना पड़ेगा कहाँ पर लगा है। तो C2109 है इसका नंबर। तो हम लोग सर्च करते हैं C2109। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कैपेसिटर आ गया है C2109। यही आईसी है U2102, इस आईसी के जस्ट पास में ही लगा हुआ है। और यहाँ पर OVP आईसी और OVP आईसी बिल्कुल पास लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कैपेसिटर पर आपको चेक करना है। अगर 5 वोल्टेज आया तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आईसी तक वोल्टेज आ चुका है।
तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पर चेक करना है, नेक्स्ट जो होगा इसके बाद में स्विचिंग होगा वोल्टेज। स्विचिंग होने के बाद में वोल्टेज क्या होता है, 19 और 20 नंबर पिन से आउटपुट होता है। 19 और 20 से आउटपुट होकर एक कोयल के ऊपर जाएगा। अभी कोयल से पहले आपको यहां पर एक बूट कैपेसिटर मिलेगा जिसको BTST नाम मिलेगा आपको, 21 नंबर पिन पर कनेक्टेड होगा। तो ये जो BTST कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर क्या होता है, जब आपने चार्ज लगा रखा है तो एक साइड में जहां पर कोयल से कनेक्टेड है उस साइड में आपको 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक मिलता है। एंड इसके दूसरी साइड में, अगर आप इसकी दूसरी साइड में देखेंगे तो इसका डबल वोल्टेज आना चाहिए। अगर ऐसा कंसेप्ट है तो इसका मतलब कि आपका चार्जिंग सेक्शन काफी हद तक ओके है। अगर ऐसा वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा चार्जिंग IC खराब है। बट ये जो है हाफ वोल्टेज और एक तरफ डबल वोल्टेज तभी शो करता है जब आपने चार्जर लगा रखा है। अगर आपने चार्जर कनेक्ट नहीं किया है तो ये नहीं शो करेगा इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कॉइल जो होगा यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा और इसका नाम हो जाएगा VPH वोल्टेज, ठीक है, या फिर VSYS ये नाम मिलेगा इसका। तो इसके बाद में यहाँ पर इस कैपेसिटर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ VPH वोल्टेज मिलेगा और एक तरफ VPH का डुअल वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, एक तरफ VPH और एक तरफ VPH का डुअल वोल्टेज मिलेगा। तो पिन नंबर 21 और पिन नंबर 21 के ऊपर ये कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से स्विचिंग होता है 19 और 20 नंबर पिन से। तो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर पिन नंबर 19 और पिन नंबर 20 और यहाँ पर एक कोयल लगा और कोयल के बाद में इसका नाम हो गया VPH, जिसे हम लोग सिस्टम वोल्टेज भी बोलते हैं। ये जो VPH वोल्टेज है ये पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाता है, इसलिए हम लोग इसको सिस्टम वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसके बाद में यहीं से कोयल से पहले एक कैपेसिटर से कनेक्टेड मिलेगा और वो कैपेसिटर पिन नंबर 21 पर कनेक्टेड होगा। तो इस साइड में VPH वोल्टेज शो करेगा और इस साइड में VPH का डुअल वोल्टेज शो करेगा, ठीक है, VPH का डुअल वोल्टेज शो करेगा। तो इस तरह से इस कैपेसिटर पर चेक करना है आपको। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस कैपेसिटर का नाम जो है, इस कैपेसिटर का नाम आप देखेंगे तो यहां पर C2111 है। तो यहां से आप लेआउट के अंदर आएंगे, C2111 सर्च करेंगे, C2111। तो यहां पर C2111 सर्च करने पर देखिए यहां पर एक कैपेसिटर, यहां पर ये कैपेसिटर मिला आपको, ये C2111। ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा बूट कैप है। इस कैपेसिटर पर एक तरफ आपका हाफ वोल्टेज और एक तरफ डबल वोल्टेज शो करेगा। तो इस तरह से आप यहां से देख सकते हैं लेआउट में कि हमारे बोर्ड के अंदर कहां पर लगा है ये कैपेसिटर। इसके बाद में स्कीमेटिक में आते हैं और स्कीमेटिक में आने के बाद में यहां से देखेंगे हम लोग, जैसे ही यहां से VPH वोल्टेज आउटपुट होता है तो ये सिस्टम वोल्टेज हो गया और ये ही IC को वापस से फीडबैक देता है। कितने पिन नंबर पर, 15 और 16 नंबर पिन के ऊपर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 15 और 16 नंबर पिन। देखिए यहां से कॉइल के बाद में फीडबैक आया 15 और 16 नंबर पिन पर। जैसे ही फीडबैक आएगा तो यहां से आउटपुट होगा वोल्टेज पिन नंबर 14 और पिन नंबर 13 से, 13 और 14 से आउटपुट होगा और इसका नाम होगा VBAT, ठीक है, VBAT नाम होगा इसका, इस वाले का VBAT नाम मिलेगा आपको। तो यहां से जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो वोल्टेज आउटपुट होता है आपका बैटरी के अंदर कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बैटरी के अंदर 3.6 चार्ज है तो यहाँ से 3.8 या 3.7 वोल्टेज आउटपुट होगा। तो इस तरह से जितना बैटरी का चार्ज है बैटरी के अकॉर्डिंग ही ये वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे, ये VBAT आउटपुट हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 22 से वोल्टेज आउटपुट होता है जिसका नाम है V रीजन। तो पिन नंबर 22 से आउटपुट हुआ वोल्टेज V रीजन और वही वोल्टेज घूमकर आपका आएगा यहाँ पर पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12। पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 को ये वोल्टेज मिलेगा और ये वोल्टेज मिलेगा डिवाइडर सर्किट के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2। तो ये डिवाइडर सर्किट है और यहाँ पर आपका VREG के अंदर आता है 4.7 वोल्टेज। तो ये जो होगा 4.7 वोल्टेज इनपुट हो गया और R1 R2 की वैल्यू पता है तो आप डिवाइडर कैलकुलेटर ओपन कर कर वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर TS1 और TS2 को कितना वोल्टेज मिलता है। लगभग 2 वोल्टेज या 2.2 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर मिलता है।
तो ये डिवाइडर कैलकुलेटर के थ्रू आप ये निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, ये सारा वोल्टेज ओके है। तो आगे इस साइड में हम लोग देखेंगे पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, ये जो होता है एक तो पावर गुड और एक STAT स्टार्ट का होता है। तो ये हर एक मॉडल में यूज नहीं की जाती है, किसी मॉडल में यूज की जाएगी, किसी मॉडल में यूज नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पर यूज की जा रही है PG की लाइन, PG का मतलब पावर गुड का लाइन, तो इस IC ने पूरा प्रॉपर वर्क किया है या नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए पावर गुड का लाइन यूज किया जाता है। इसके बाद में पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 पर I2C प्रोटोकॉल होता है। I2C प्रोटोकॉल है, इसका मतलब कि HDSL की 2 लाइन मिलेगी आपको, और ये HDSL की दोनों लाइनें CPU से कनेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको फॉलो कर देखते हैं HDSL को। देखिए HDSL है। अब यहां से देखिए बाहर जो नाम लिखा रहता है वही आपको कॉपी कर फॉलो करना है। तो मैं इस वाले नाम को कॉपी किया और फॉलो करता हूं। नेक्स्ट किया, यहां से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहां पर देखिए ये आ गया हमारा CPU के अंदर MSM 8910, ये CPU लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर आया। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए जब भी I2C प्रोटोकॉल वर्क करता है या फिर कहीं पर भी I2C प्रोटोकॉल लगा हो, तो I2C प्रोटोकॉल जो होता है उसको 1.8 वोल्ट चाहिए होता है। 1.8 वोल्ट के बगैर वो जो है 1.8 वोल्ट के बगैर जो I2C प्रोटोकॉल है वो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1.8 वोल्ट आया है, तो ये जो 1.8 वोल्ट आता है ये पावर IC इसको 1.8 वोल्ट देती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर ये 1.8 वोल्ट नहीं आया तो ये I2C प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा, और I2C प्रोटोकॉल वर्क नहीं किया तो इसका मतलब आपका चार्जिंग के अंदर कुछ न कुछ एरर आएगा। और ये जो रजिस्टर लगा रहता है पुल अप रजिस्टर होता है, यहाँ पर 2.2 किलो ओम 2.2 किलो ओम के रजिस्टर यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखिए वापस हम लोग चार्जिंग IC के अंदर, चार्जिंग IC के ऊपर ही आ गए वापस से। तो ये HDSL का लाइन जो होता है दोनों CPU से कनेक्टेड होता है। इसके बाद में इंटरप्ट लाइन है, इंटरप्ट INT वाला लाइन 7 नंबर पिन पर होता है। ये वाले जो इंटरप्ट लाइन है इसको भी 1.8 वोल्टेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1.8 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पर एक 10 किलो ओम का रजिस्टर यूज कर 1.8 वोल्ट दिया जाता है। और ये वाला जो लाइन है ये लाइन भी आपका CPU से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CPU से ही कनेक्ट किया जाएगा। इसको भी आप फॉलो कर देख सकते हैं, फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी CPU से ही डायरेक्ट कनेक्ट की गई है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे OTG लाइन 8 नंबर पिन पर। तो OTG लाइन जो होता है उसके अंदर भी एक रजिस्टर के थ्रू VPH वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ से देखिए एक रजिस्टर के थ्रू इसको VPH वोल्टेज दिया गया है। अभी VPH वोल्टेज जो होता है ये वोल्टेज यही चार्जिंग IC ही आउटपुट करती है, जो कि हमने देखा था पिन नंबर 19 और पिन नंबर 20 से इसने आउटपुट किया था कोयल के थ्रू। अब कोयल के बाद में इसका नाम क्या पड़ा, VPH पावर। तो वही घूमकर वापस कहाँ मिला है, ये OTG लाइन को। इसके बाद में है CE का लाइन। अभी देखिए CE का लाइन जो होता है, CE का लाइन अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर CE का लाइन जो है, CE का लाइन जो होता है या तो आपका एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा, या फिर आपका एक मोस्फेट के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज ये लाइन डायरेक्टली CPU से कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CE का लाइन जो है ये आया, और यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर है, बट रजिस्टर क्या है, NC लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर मोस्फेट मिला में, और मोस्फेट का गेट ओपन कौन कर रहा है, VREG वाली लाइन। VREG वोल्टेज भी यही IC आउटपुट करती है पिन नंबर 22 से। पिन नंबर 22 से इसने आउटपुट किया था, और उसके थ्रू ये गेट ओपन हुआ। गेट ओपन होते ही ये क्या हुआ, हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है। तो ऐसे CE की लाइन को या तो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा, या फिर CPU से कनेक्ट किया जाएगा, या फिर एक का जो रजिस्टर है रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास में ऐसा प्रॉब्लम आए कि ये मोस्फेट वर्क नहीं कर रहा हो, ये वाला जो मोस्फेट है ये मोस्फेट वर्क नहीं कर रहा, अभी मोस्फेट वर्क नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं, या तो मोस्फेट लगाएं नया। अब मोस्फेट हमारे पास नहीं मिल रहा हो तो सिंपल सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा दीजिए। 100 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा जो है लाइन वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरह से अगर CE वाले लाइन में मोस्फेट का इश्यू हो तो आप
एक रजिस्टर के थ्रू भी वर्क करवा सकते हैं। एक 100 किलो ओम का किसी भी बोर्ड से निकाल कर लगा सकते हैं। इसके बाद में यहां पर देखते हैं पिन नंबर 2 PSEL, पिन नंबर 2 PSEL है। इसके अंदर भी देखिए यहां पर VPH पावर ही दिया गया है और 100 किलो ओम के एक रजिस्टर के थ्रू, तो यहां पर भी VPH पावर ही मिलता है इसको, जो कि VPH पावर यही IC आउटपुट करती है। इसके बाद में यहां पर हम लोग ये पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 इनके ऊपर रीजन वोल्टेज आता है एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू, ये चेक कर चुके हैं। पिन नंबर 10 भी एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट की जाती है। लाइन भी यहाँ पर भी एक रजिस्टर यूज करेंगे और रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 13, 14 देख ली, पिन नंबर 15, 16 चेक कर लिया। पिन नंबर 17 और 18, ये जो पिन नंबर 17 और 18 है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट की जाती है लाइन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। एंड इसके बाद में पिन नंबर 22 से रीजन वोल्टेज आउटपुट होता है। पिन नंबर 21 पर BTST कैपेसिटर लगा रहता है और पिन नंबर 19 और 20 पर हमारा जो आउटपुट होता है VPH वोल्टेज आउटपुट होता है। तो ये जो हमारा BQ24196 जो IC है, BQ24196 IC है, ये वाला IC 24 पिन का होता है। एक हमारा पेड होता है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है बीच में। तो ये पिन ये जो है 24 पिन का IC है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 24 पिन का कैसे कैसे वर्क है। अभी ये सभी कंपोनेंट अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लेआउट के अंदर आकर, यहाँ पर लेआउट के अंदर आकर देखेंगे तो सारे के सारे कंपोनेंट दिखा रखे हैं। तो अगर आपके पास में बिटमैप नहीं हो और लेआउट हो या फिर स्केमेटिक हो तो उसके थ्रू भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चार्जिंग का सेक्शन था ये कंप्लीट हुआ हमारा। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे एक और अलग मॉडल के ऊपर। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन से मॉडल के ऊपर बनाना है, अगर आपको किसी मॉडल में चार्जिंग से रिलेटेड इश्यू आ रहा हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।